दोस्तों आज अपन बात कर रहे हैं गुजरात के अंदर राजपूत शासन काल की। और राजपूत शासन काल की बात करें और उसमें भी गुजरात की बात करें तो मूल रूप से तीन वंशों के नाम सामने आते हैं। एक नाम आता है सबसे पहले चावड़ा वंश का, उसके बाद में सोलंकी वंश का और उसके बाद में वाघेला वंश का। बात बड़ी ही सुंदर है, बड़ी ही रोचक है। शुरुआत करें अगर गुजरात के अंदर राजपूत शासन काल की, तो एक समय के अंदर एक मैत्रिक करके शासक हुआ करता था। बहुत बड़ा राजा था और उसका एक सेनापति था जिसका नाम था सीखरी। लगभग आधे भारत से भी ज्यादा मैत्रिक का शासन था और सीखरी बड़ा ही होनहार योद्धा, कुशल शासक और बड़ा ही ईमानदार था। और उसकी उस कुशलता से प्रसन्न होने के बाद में, यहाँ मैत्रिक का जब नाम आ रहा है तो मैं आपको बताना चाहूंगा मैत्रिक नाम के 7 शासक हुए। ये जो बात है वो मैत्रिक तृतीय की है। तो मैत्रिक तृतीय ने अपने सेनापति जय शिखरी को पंचासरा, लगभग कच्छ से लगा करके बनासकांठा तक का इलाका उसके अंदर शामिल था, उस क्षेत्र का उसको जो है जागीरदार घोषित कर दिया, राजा बना दिया। और इस प्रकार से जय शिखरी जो है पंचासरा का जागीरदार बन गया, वहां का किंग बन गया, वहां का राजा बन गया। यूं देखें तो चावड़ा वंश की शुरुआत जो है वो जय शिखरी से होती है। जय शिखरी ने अपने पंचासरा को सुरक्षित करने के लिए पंचासरा के चारों ओर एक शानदार मजबूत किला बना दिया। और उसके बाद में उसने अपने राज्य की विकास की तरफ बहुत ज्यादा ध्यान दे दिया। बहुत ही नेक व्यक्ति था, बड़ा ईमानदार, समाज सेवी, पब्लिक के प्रति उसका अथाह प्रेम, हर तरह से वो पब्लिक का ध्यान रखने वाला। और उसके शासनकाल के अंदर लोग बड़े अति प्रसन्न थे। जय शिखरी की एक पत्नी थी, रूप सुंदरी, जैसा उसका नाम था उतनी ही वो सुंदर थी। और उसका सेनापति था सुरपाल, जो कि रिश्ते के अंदर उसका साला भी लगता था, या यूं कहिए कि वो रूप सुंदरी का भाई था। जय शिखरी के शासनकाल के अंदर एक बारोट हुआ करते थे, शंकर बारोट, बहुत ज्यादा विद्वान व्यक्ति था। और वो विद्वान व्यक्ति एक बार जो है, कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि, समय कब किसका बुरा आ जाए कह करके नहीं आता है, बस ठीक वैसा ही हुआ। और एक बार जो है शंकर बारोट जो है कन्नौज के राजा, जिसको कि कभी कान्य कुब्ज भी कहा जाता था, शंकर बारोट जो है एक बार कन्नौज के राजा भुवड़ के दरबार में पहुंच जाता है और वो अपनी ज्ञान भरी बातों से उसको प्रसन्न कर देता है। और प्रसन्न करने के बाद में वो अति जोश के अंदर उस भुवड़ के राज दरबारी कवि को हरा भी देता है। और उसको हराने के बाद में भुवड़ जो है अति प्रसन्न होता है, बोले विद्वानों की तो मैं बहुत ज्यादा कद्र करता हूँ, बारोट जी अब आप जो हैं मेरे यहीं पर मेरे राज्य के अंदर ही आप उचित सम्मान के साथ में मेरे राज दरबारी कवि होने का पद ग्रहण कर लीजिए। ऐसी स्थिति के अंदर वो शंकर बारोट मना कर देता है और फिर जो पंचासरा की और जन शिखरी की तारीफ करता है कि साहब क्या बात करूं मैं पंचासरा की, वहां पर तो धन की लक्ष्मी साक्षात विराजमान है, चारों ओर हरियाली जहां की शोभा बढ़ाती है, जहां के राजा जन शिखरी देवतुल्य है, पंचासरा के मुकाबले आपका ये राज्य कन्नौज कुछ भी नहीं है। और इतनी तारीफ सुनने के बाद में भुवड़ के मन में उसके प्रति ईर्ष्या का भाव आ गया। उसने अपने आप को अपमानित महसूस कर दिया कि मेरे से भी बड़ा कोई राजा है। और उसने अपने सेनापति मिहिर को पंचासरा पर आक्रमण करने के लिए रवाना कर दिया। और पंचासरा पर जब वो आक्रमण करने के लिए पहुंचा, उस समय में उसके सेनापति सुरपाल ने उसको वहां से हरा करके भगा दिया। भुवड़ ने उसको अपना बहुत बड़ा अपमान माना और उस अपमान को वो सहन नहीं पाया। वो बहुत बड़ी सेना लेकर के पंचासरा की तरफ बढ़ गया। और पंचासरा पहुंचने के बाद में उसने पंचासरा को चारों साइड से घेर लिया। अब 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन, 40 दिन, 50 दिन गुजरते गए। और पहले राजा लोग इसी प्रकार की प्रणालियां अपनाते थे कि जब वो किला नहीं भेद पाते थे तो अपना चारों तरफ डेरा डाल देते थे, ताकि किले के भीतर रसद सामग्री अपने आप धीरे धीरे कम हो जाती थी। और उस स्थिति के अंदर उनको किले के दरवाजे खोलने ही पड़ते थे। और ऐसा ही हुआ, जब किले के अंदर रसद सामग्री कम होने लगी तो जय शिखरी ने अपने सेनापति सुरपाल को बुला करके कहा कि तुम गुप्त रास्ते से रानी रूपवती को लेकर के और यहां से निकल जाओ, इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी मैं तुम्हें सौंपता हूं। हालांकि सुरपाल ने मना कर दिया कि ये मेरे लिए कायरता का काम होगा। एक राजपूत जब सामने युद्ध खड़ा हो, युद्ध का मैदान छोड़ करके नहीं जा सकता। लेकिन जय शिखरी ने कहा ये तुम्हारा जीजा नहीं, एक राजा का आदेश है,
और एक राजा तुम्हें कह रहा है कि इस समय तुम्हें रानी की और उसके होने वाले बच्चे की सुरक्षा की जिम्मेदारी तुम्हें सौंपी जा रही है। यहाँ मैं एक बात बताना भूल गया कि उस समय के अंदर रूपवती जो है वो गर्भावस्था में थी और राजा की आज्ञा को मान करके सुरपाल जो है वो गुप्त रास्ते के द्वारा, पहले हमेशा किलों के अंदर गुप्त रास्ते हुआ करते थे, ऐसे संकट के समय के अंदर रानियों को, राजकुंवरों को बचाने के लिए उनका इस्तेमाल किया जाता था और उस समय में वही काम किया गया। सुरपाल जो है उस गुप्त रास्ते के माध्यम से जंगल की तरफ निकल गया। उसके बाद में जय शिखरी के पास में केसरिया करने के अलावा कोई चारा नहीं था। उसने अपने चंद सैनिकों के साथ में अपने किले के गेट खुलवा दिए गए और उन्होंने केसरिया किया। कहते हैं कि भुवड़ की सेना जय शिखरी की सेना से 10 गुना बड़ी थी, इसलिए युद्ध भी कोई ज्यादा समय नहीं चला और उसके बाद में भुवड़ ने पंचासरा पर अपना अधिकार जमा लिया और अपने प्रतिनिधि को वहां बैठाने के बाद में फिर भुवड़ तो वहां से निकल गया। लेकिन जय शिखरी चावड़ा जो है वहां उस युद्ध के अंदर वीर गति को काम आ गया। बहुत सारे चावड़ा राजपूत भी उसके अंदर काम आ गए। उधर जंगल के अंदर कुछ महीने गुजरने के बाद में रानी रूपवती ने एक सुंदर होनहार बालक को जन्म दिया और वन में जन्म होने के कारण से उसका नाम रखा गया वनराज। एक दिन बालक जो है गांव के अंदर खेल रहा था, वहां से एक जैन मुनि गुजरे जिनका नाम था जैन मुनि सिलगुणी सूरी जी, और उन्होंने उस बालक को देख करके कह दिया कि ये बालक आने वाले समय के अंदर बहुत बड़ा राजा बनेगा। ये बात उसके मामा सुरपाल के दिल में लग गई, उसको लग गया कि हाँ। उसके बाद में उसके मामा सुरपाल ने वनराज की शिक्षा दीक्षा का काम प्रारंभ कर दिया। अब उसी के साथ में उस गांव के अंदर एक उसका मित्र बन गया जिसका नाम था अणियाल भरवाड़, और इस प्रकार से वो भरवाड़ और दोनों साथ में उनका खेलना कूदना मस्ती मटर गश्तियाँ सब चलती रहती थी। और धीरे धीरे ऐसा करते करते जब युवा अवस्था में पहुंच गए तब मामा को लगा कि अब इसको इसकी सच्चाई बता देनी चाहिए। एकदम जब शांतचित्त मुद्रा के अंदर मामा भांजा और उसका मित्र बैठे हुए थे तब मामा ने बताया कि भांजे आज मैं तुमको एक बात बताने जा रहा हूँ, और फिर उसको समझाया कि तुम कोई साधारण इंसान नहीं हो, तुम तो पंचासर के राजकुमार हो और पंचासर के ऊपर इस प्रकार से जब हमला हुआ था उस समय के अंदर तुम्हारे पिताजी वीरगति को प्राप्त हो गए और उसके परिणाम स्वरूप तुम्हें तो यहाँ आकर के और इस प्रकार का ये जीवन यापन करना पड़ रहा है। एक राजकुमार होने के नाते और राजपूत होने के नाते अब तुम्हारा ये कर्तव्य बन जाता है कि तुम अपनी खोई हुई जागीर को वापस प्राप्त करो। और उसी दिन से इन तीनों ने मिलकर के, मामा सुरपाल, उसका मित्र अणियाल भरवाड़ और वनराज चावड़ा ने मिलकर के अब सबसे पहले सबसे बड़ी समस्या यह है कि राज्य की स्थापना करनी। इसका मतलब है कि सेना इकट्ठी करनी। सेना इकट्ठे करने के लिए बहुत बड़े धन संपत्ति की आवश्यकता होती है, तो क्या किया जाए। तो उन्होंने पंचासरा राज्य के अंदर लूटपाट मचाना शुरू कर दिया। उनके खजाने लूटने शुरू कर दिए, बड़े बड़े जो सेठ थे उनके खजाने लूटने शुरू कर दिए और धीरे धीरे उन्होंने धन संपत्ति इकट्ठा करना शुरू कर दी। अपने साथ के अंदर सैनिक जो हैं शामिल करना शुरू कर दिया और इस प्रकार से धीरे धीरे ये अपनी बढ़ोतरियां कर रहे थे, प्रशिक्षण चला रहे थे, ट्रेनिंग सेंटर चल रहे थे, तलवारबाजियां सिखाई जा रही थी। इसी बीच के अंदर जंगल से एक जैन जो घी बेचने का काम किया करता था, वो घी का व्यापारी था और उसका नाम था चांपा बनिया। और चांपा बनिया एक बार जब वहां से गुजर रहा था, सामने उसको देख करके उन तीनों ने उसको ललकारा। बनिया जरूर था लेकिन उसके अंदर भी क्षत्रियत्व का खून भरा हुआ था। जैसे उसको ललकारा कि तेरे पास में जो भी सामान है वो यहाँ छोड़ करके यहाँ से चलता बन, उसने बड़ी बहादुरी का परिचय दिया। उसके पास में 5 बाण थे, तर्कस के अंदर उसने 5 में से 2 बाण तोड़ करके फेंक दिए, ठीक है। और उसने कहा मरना नहीं लड़ना मंजूर है। लेकिन वहां उस समय में सुरपाल ने देखा कि यार आदमी बड़ा कुछ विचित्र लग रहा है, बड़ा बहादुर लग रहा है। बोले सबसे सारी बातें छोड़ दे, पहले ये बता तूने 2 बाण क्यों तोड़ दिए। बोले तुम तीनों के लिए मेरे 3 बाण ही काफी हैं, मैं 2 बाण और एक्स्ट्रा व्यर्थ करने की मुझे आवश्यकता नहीं है। उसकी बहादुरी को देख करके उन्होंने कहा कि अपना परिचय बताओ, आखिर तुम हो कौन। तब चंपा बनिया ने कहा कि मैं घी का व्यापारी हूं। किसी जमाने के अंदर हमारे राजा हुआ करते थे जय शिखरी और उनका सेनापति हुआ करता था सुरपाल,
उस जमाने के अंदर मेरे नाम से कोई चंपा बनिया के नाम से किसी को रोकने की ताकत नहीं थी। सुरपाल मुस्कुराया और उसने कहा कि मैं ही सुरपाल हूँ और ये जो है वो जनशिखरी के बेटे राजकुमार वनराज हैं। और इस प्रकार से उसने बताया कि तुम लोगों को चोरी करने की क्या आवश्यकता, इस प्रकार से लूटपाट क्यों बचा रहे हो, ये तो आपका कर्तव्य नहीं है। तब सुरपाल ने कहा कि हमें सैन्य संगठित करनी है, इसके लिए हमें धन संपत्ति की आवश्यकता है। और तब चंपा बनिया ने कहा आप चोरियां छोड़ दीजिए, आप तो सैन्य संगठित करने का काम शुरू कर दीजिए, धन की सारी व्यवस्थाएं मैं करूंगा। और इस प्रकार से अब वो 3 से जुड़ करके 4 हो गए और अब उन्होंने कूटनीति का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। आसपास के जो छोटे मोटे जागीरदार थे उनको अपने साथ में जोड़ना शुरू कर दिया। और एक समय वो भी आ गया जब वनराज ने अपनी सैन्य इकट्ठी करने के बाद में फिर पंचासरा पर हमला कर दिया और पंचासरा से भुवड़ के उन प्रतिनिधियों को वहां से मार करके भगा दिया। और इस प्रकार से सबसे पहले यहाँ यूं कह सकते हैं कि अपने कौशल के माध्यम से चावड़ा वंश की स्थापना वनराज चावड़ा ने की। और इसीलिए चावड़ा वंश का संस्थापक जो है वनराज चावड़ा को माना जाता है। कहते हैं कि इस पंचासरा के युद्ध के अंदर उनका मित्र जो है अणहिल भरवाड़ काम आ गया और उसकी याद के अंदर फिर जो है वनराज चावड़ा ने अणहिल पाटन जो नाम रख करके उस राजधानी की स्थापना की, वो उनके मित्र की याद में था। और उसी प्रकार के अपना दूसरा मित्र जो चंपा बनिया था, उस चंपा बनिया की याद के अंदर पावागढ़ की तलहटी के अंदर चांपानेर नामक राज्य की स्थापना की। और इस प्रकार से इन दोनों ही मित्रों को वनराज ने अमरता प्रदान कर दी। उनके गुरु जैन मुनि सिलगुणी सूरी जी के कहने पर पंचासरा से पार्श्वनाथ भगवान की मूर्ति को ला करके पाटन के अंदर जैन मंदिर पंचासरा की स्थापना की। और जनता के आग्रह पर उस जैन मंदिर के अंदर उन्होंने खुद वनराज चावड़ा की, इनके पिता जयशिखरी की और इनके मामा सुरपाल की 3 प्रतिमाओं को वहां पर विराजमान किया गया। उसके बाद में ऐसा बताते हैं कि लगभग 60 वर्ष तक इन्होंने अपना शासन की बागडोर संभाली। उसके बाद में उनके पुत्र जो हैं वो योगराज वहां के शासक बने। योगराज बड़ा ही नेक इंसान था और उसने घोषणा कर दी कि चावड़ा जो हैं अपने आने वाली पीढ़ियों के अंदर कभी भी किसी प्रकार की लूटपाट वगैरह नहीं करेंगे। उसके बाद में उनके पुत्र जो हैं जिनका नाम है क्षेमराज, कहते हैं कि वो थोड़ा उतावलिया प्रवृत्ति का था और उसके बाद में उन्होंने उनके पिता के वचन को नहीं रखा और एक बार वहां पर कुछ जहाज आए हुए थे, उन्होंने उस जहाज को लूट लिया। क्षेमराज के बाद में भुवड़ के बाद में वैर सिंह के बाद में रत्नादित्य और उसके बाद में सामंत सिंह। यहाँ पर अपन दूसरे जितने भी शासक आए उनका ठीक है बहुत ज़्यादा कोई बड़ा कार्यकाल नहीं रहा, लेकिन अंतिम शासक के रूप में देखा जाता है सामंत सिंह को। नशे का आदी व्यक्ति था, वो सुबह उठते ही शराब के नशे के अंदर डूब जाता था। उसके शासन काल के अंदर एक बार सौरभगढ़ की साइड से 2 राजकुमार, राज और बीज नाम के 2 जो राजकुमार हैं, वो पाटन के अंदर सहस्त्रलिंग तालाब पर आकर के रुके। वो शायद सोमनाथ की यात्रा पर जा रहे थे। सुबह सुबह जब वो अपने नित्य कर्म से निपट करके और अभी बैठे हुए थे कि उसी समय में सामंत सिंह का प्रधान कुछ सैनिकों के साथ में उन घोड़ियों को वहां पानी पिलवाने के लिए गया और उसमें से किसी एक सैनिक ने जो है एक घोड़ी के चाबुक मार दिया और उस चाबुक की आवाज के साथ में ही बीज सिंह ने उसको डांट दिया कि कैसा मूर्ख है रे, तूने इस घोड़ी के जो है चाबुक मार दिया। ये घोड़ी जो है अभी गर्भवती है और इसकी वजह से इसकी वसेरी की बाईं आंख फूट चुकी है। ये बात एक नॉर्मल बात थी, लेकिन जैसे ही वहां से वो प्रधान सामंत सिंह के पास में पहुंचा तो उसने सामंत सिंह को ये बात बताई कि यार 2 लड़के वहां पर रुके हुए हैं और ऐसी ऐसी बातें हैं। उनको राज दरबार के अंदर बुला लिया गया और जब वो दरबार में हाजिर हुए, उनकी सकल सूरत को देख करके सामंत सिंह समझ गया कि ये कोई साधारण लोग नहीं हैं, कहीं न कहीं इनका संबंध किसी न किसी अच्छे कुल से है। तब उन्होंने बीज सिंह से पूछा कि तुम ये दावे के साथ में कैसे कह सकते हो। उसने कहा मेरी आंखें तो नहीं हैं, अंधा जरूर हूं, लेकिन मुझे इसका बहुत अच्छा ज्ञान है। सामंत सिंह ने कहा कि अगर ये बात झूठी निकली तो तुम्हारा सर कलम कर दिया जाएगा। बीज सिंह ने कहा और बात सच्ची हो गई तो? सामंत सिंह ने कह दिया कि आधा राज तुम्हारे को दे देंगे
और उसी बात के बाद में वो दोनों भाई वहां पर रुक गए। कुछ महीनों के बाद में घोड़ी ने वसेरी को जन्म दिया और उसकी बाईं आंख फूटी हुई निकली। इस प्रकार से शर्त जो है सामंत सिंह हार चुके थे। वो आधा राज तो उन्होंने नहीं दिया, लेकिन उनकी एक बहन थी लीलावती, उन्होंने शादी का प्रस्ताव बीज सिंह को दिया। बीज सिंह ने कहा कि मैं तो अंधा हूँ, मेरे भाई राज की शादी उसके साथ में करवा दीजिए। और इस प्रकार से राज का विवाह जो है लीलावती के साथ में कर दिया गया। लीलावती के एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम था मूलराज, जिसको आगे जाकर के सोलंकी वंश का संस्थापक के रूप में जाना जाता है, मूलराज सोलंकी। उन्हीं को कौन टाल सकता है। कुछ समय के बाद में कच्छ के अंदर कोई उपद्रव हो गया और उस उपद्रव को दबाने के लिए राज सिंह को वहां भेजा गया। राज सिंह वहां पर काम आ गए और काम आने के बाद में लीलावती जो है उनके पीछे सती हो गई। समय गुजरता गया, मूलराज बड़ा हो गया और मूलराज के बड़ा होने के बाद में जो सामंत सिंह वो तो नशे के आदी थे ही थे। जब उनके एक दो पैक चढ़ जाती तो चढ़ने के बाद में वो बड़े अपने भाणजे को ला करके और राजगद्दी पर बैठा देते, बोले तुम ही यहाँ के शासक हो, ये बागडोर तुम्हारे को संभालनी है। और दो तीन पैक और चढ़ जाती, जब नशे में होते तो उसको धक्का दे करके नीचे उतार देते। इस प्रकार की घटनाएं 2-4 बार हो गई। एक बार क्या हुआ, पाटन के ऊपर पड़ोसी किसी राजा के हमला करने के समाचार मिले और इस समाचार मिलने के साथ में ही सामंत सिंह ने देखा कि अब तो अपने से पार पड़ने वाली नहीं है। तो उसने जो है एक दो पैक लगाए और फटाक से वहां की राजगादी जो है वो मूलराज को सौंप दी, उसको ऊपर बैठा दिया और बैठाने के बाद में कहा कि तुम जानो और तुम्हारा जाने काम, इस राज्य की रक्षा का दायित्व भी तुम्हारा ही है और राजा भी तुम ही हो। लेकिन कुछ देर के बाद में फिर उसको तो वही 2-3 पैक और चढ़ गई, फटाक से आ गया, बोले नीचे उतर, क्या मैं इस राज्य की बागडोर नहीं संभाल सकता, क्या मैं सुरक्षा नहीं कर सकता। अब जो है मूलराज के लिए सहनशीलता की सारी सीमाएं पार हो चुकी थी, सारी सेनाएं तैयार थी, तलवार हाथ में थी। गुस्से में तलवार खींच ली और एक ही झटके के अंदर सामंत सिंह का सर जो है धड़ से अलग कर दिया और इस प्रकार से चावड़ा वंश के अंतिम शासक सामंत सिंह का वध करके और मूलराज सोलंकी ने पाटन की बागडोर संभाली। और यहां से फिर शुरुआत होती है सोलंकी वंश की। इस पर और कभी चर्चा करेंगे। जय माता जी।